सिंह राशि के जातक जो कि सिंह के समान बलशाली, सिंह के समान आत्मविश्वास से परिपूर्ण, सिंह के समान राजा और सिंह के समान ताकतवर और सिंह के समान क्रोधी। क्यों? क्योंकि राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य राजा है ग्रहों में, सूर्य जीवन है पृथ्वी पर, सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा ही शरीर को एक्चुअली लाइफ देती है। आत्मा आई तो एक मृत शरीर जीवित हुआ और आत्मा गई तो वही शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। तो जो सिंह राशि का कारक है सूर्य, वो है जिससे सृष्टि चलती है। तो ऐसे सृष्टि को चलाने वाले सिंह राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। ये समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, डिफरेंट कंट्रीज में जो कुछ चल रहा है, कुल मिलाकर के एक संघर्ष का समय है। बृहस्पति जब जब अतिचारी हुआ तब तब संघर्ष। बृहस्पति जीव का कारक और अतिचारी बृहस्पति अर्थात जीव का नाश। पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ ये स्थिति हो रही है और उसका जो सबसे बड़ा कारक है वो सिंह राशि का स्वामी सूर्य, यानी कि नेशन हेड्स के डिसीजंस, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे या बुरे, जनता को भोगने ही पड़ेंगे। वो चाहे हमारा देश है, कोई दूसरा देश है, अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, किसी कौन सही कौन गलत उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बात यह है कि निर्णय लेता है सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य यानी राजा, सूर्य यानी नेशन हेड। और वो निर्णय अगर अच्छे हैं तो उसका फायदा भी गवर्नमेंट का आपके जनता को मिलता है, और अगर वो निर्णय गलत हैं तो उसका परिणाम भी जनता ही भोगती है। तो इस समय आप एक ऐसी स्थिति में, कारण केतु है आपके लग्न में, लग्न प्रथम भाव है और अभी तो मघा में आ गया है। मघा केतु का अपना नक्षत्र है जिसके देवता पितृ हैं। कोई भी ग्रह जब अपने खुद के नक्षत्र में होता है तो अति शक्तिशाली होता है। केतु साधु है, केतु विच्छेद है, केतु विरक्ति है, केतु विरह है, केतु सेपरेशन है, केतु अध्यात्म है, केतु मोक्ष है। मोक्ष कब मिलेगा? प्राण जाने के बाद। फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है, सिर से लेकर के पैर तक हम जो भी कुछ है, जीवित इंसान, जीवित शरीर, जीवित आत्मा, जीवित हृदय, जीवित दिमाग। केतु इन फर्स्ट हाउस सेपरेट्स यू फ्रॉम लाइफ। जीवन से, हृदय से, दिमाग से, सबसे सेपरेट करता है। और खास तौर से अब तब जब मघा में आ गया है तो अति बलशाली है। डरा नहीं रही हूं मैं आपको, लेकिन एक बात कहती हूँ कि आप में से जो लोग फैमिली हेड्स हैं वो बड़े सोच समझ करके निर्णय लीजिए। कारण कि आपके निर्णय आपके अपने जीवन पर और आपके अपनों के जीवन पर बहुत दूरगामी परिणाम डालने वाले हैं। तो ये समय संभलने का है, सोचने का है, धैर्य रखने का है, शांति रखने का है। राहु की 7वीं, अच्छा पितृ इसके देवता हैं तो पितृ कृपा होगी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है कि पितृ ऋण लोग इस समय उतारेंगे। देखिए आप देश उतार रहे हैं, ईरान पितृ ऋण उतार रहा है, इजराइल पितृ ऋण उतार रहा है। जो अपने हिसाब से जिसको जो सही लग रहा है, अपने पुरखों के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ जो कुछ हुआ है, अच्छा हुआ तो उसका भी और बुरा हुआ तो उसका भी ऋण उतारा जा रहा है, राजा उतार रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि बेसिकली ये अस्तित्व की लड़ाई होने के साथ साथ जो पास्ट में हुआ है पितरों के साथ, फोरफादर्स के साथ, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, उसका परिणाम है। तो आपके पर्सनल लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट उतना ही होगा। आपके फोरफादर्स ने जो किया, अच्छा किया तो भी, बुरा किया तो भी, उसके परिणाम आप भोगने के लिए तैयार रहिए। और हो सकता है इस समय आपके मन में भी कोई ऐसे विचार आए कि इसने मेरे पिता के साथ ऐसा किया था, या मेरे दादा के साथ ऐसा किया था, या मेरे नाना के साथ ऐसा किया था। अब हम इसका हिसाब चुकता करते हैं। हो सके तो बचिएगा उससे, क्योंकि युद्ध का परिणाम कभी अच्छा
नहीं होता है। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर का स्वामी बुध है, कन्या राशि है यहाँ, और बुध 10 अप्रैल तक आपके 7वें घर में राहु के साथ है और 10 अप्रैल के साथ अपनी नीच राशि में सूर्य के साथ है। तो बुधादित्य योग होगा 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल तक जब तक बुध राहु के साथ है तब तक इसका अर्थ समझिए। दूसरा घर कुटुंब है, धन का संचय है, वाणी है, आपका खान पान है। बुध बुद्धि का स्वामी है, बुध कम्युनिकेशन है, बुध ऑडिट है, बुध बैंकिंग है, बुध बनिया है। बुध यानी वो हर चीज जिसका हम एनालिसिस करते हैं, जिसकी हम माइक्रो रिसर्च करते हैं, वो बुध है। बुध घर में बहन और बेटियां हैं, बुआ है, मासी है। इस समय बुध राहु के साथ है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि राहु को जो नियंत्रित कर सके वो बुध है, वो बुद्धि है। राहु आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, तो आपके 7वें घर में जो भी कुछ उछल कूद धूम धड़ाम मचा हुआ है उसको बुध काफी हद तक संभालेगा। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी और उन्होंने मुझे जो ग्रंथ पढ़ाए उसके साथ साथ उन्होंने जो रिसर्च की, जो उनका एनालिसिस था पूरे जीवन का, वो मुझे गिफ्ट में लेकर के गए। तो उनका ये कहना था कि अगर बुध राहु पर प्रभाव डालेगा तो क्या राहु बुध पर प्रभाव नहीं डालेगा? बुध बुद्धि और राहु छल कपट। तो बुद्धि और राहु फॉल्स फियर्स है। राहु ऐसे भ्रम, ऐसे डर जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। राई को पहाड़ बना करके देखता है राहु। तो बुद्धि को भ्रमित भी करेगा राहु, है ना। ऐसा नहीं कि केवल बुद्धि कंट्रोल करेगा राहु को, राहु भी कंट्रोल करेगा बुध को। तो क्या होगा? दूसरा भाव कुटुंब है, वाणी है, धन का संचय है और खान पान है। तो जब इसका स्वामी राहु जैसे ग्रह के साथ है तो दोनों चीजें होंगी, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। कुल मिला के परिणाम क्या होंगे वो बताती हूँ। कुटुंब में कुछ षड्यंत्र अंदर कहीं चल रहे हैं जिसका आपको ज्ञान होगा और आप बड़ी बुद्धिमत्ता से उसका निवारण निकाल लेंगे बिना युद्ध के, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। क्योंकि बुध क्या है? वाणी है, बुध कम्युनिकेशन है। बुध तो स्मार्ट है ना, बुध इंटेलिजेंट है, उसे मालूम है कि अगर कहीं कुछ चल रहा है तो मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, वाणी से ही मारा जा सकता है। तो इस समय आप बड़ा सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करेंगे। कुटुंब में जहां कहीं जो कुछ भी चल रहे हैं षड्यंत्र, उनका आपको ज्ञान होगा और उसको रोकने के लिए आप अपनी बुद्धि का जितना प्रबल प्रयोग कर सकते हैं वो करेंगे। तीसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत स्मार्ट हो जाएंगी। राहु बड़ा सोच समझ के एक एक वर्ड कैलकुलेट करके बुलवाता है। जितने भी संसार के अच्छे डिप्लोमेट्स हैं उनका राहु अच्छी स्थिति में होता है, तो आप डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। एक अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है किसी चीज का। धन का संचय बुद्धि से करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अच्छा खासा धन का संचय करेंगे क्योंकि बुध बनिया है। दूसरे घर का जो स्वामी है वो बनिया है। 7वां घर व्यापार, 7वां घर लाइफ पार्टनर, 7वां घर बिजनेस पार्टनर। तो 10 तारीख तक वहां से, और 10 तारीख के बाद जब वो 8वें घर में आ जाएगा तो 8वां घर वसीयत है, ससुराल है, छुपा हुआ धन है, इंश्योरेंस है, ऐसा धन जो हमने कमाया नहीं है या जिसको हमने मरा हुआ मान लिया है। तो 10 अप्रैल के बाद कोई ऐसे धन की प्राप्ति आपको होगी और वो सीधे बैंक में जाएगा, खर्च नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आएगा कितना वो हम देखते हैं 11वें घर से, जुड़ेगा कितना वो हम देखते हैं दूसरे घर से। तो 8वें घर में बैठ करके बुध पूर्ण दृष्टि से अपने दूसरे घर को देख भी रहे हैं। तो जो कुछ भी अचानक धन प्राप्ति होगी उसको सीधे बुध यानी बनिया बैंक में डलवा देगा, आपको खर्च नहीं करने देगा 1 रुपया भी उसमें से। ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ खर्च करने की प्लानिंग कर रखी हो, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रखी हो, कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रखी हो, कहीं मौज मस्ती के लिए आप कोई खर्चा करने वाले हो, उसको भी आप वापस ला करके इस समय बैंक में डाल दें। ऐसी परिस्थितियां इस समय करेगा बुध। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ है, राजा के साथ। राजा कहेगा भैया कहाँ खर्च कर रहे हो, अभी जरूरत पड़ेगी आगे, चलो उठा करके पैसा अंदर रखो। साथ में अब बुध के साथ मंगल है और शनि परिवार का सबसे बूढ़ा व्यक्ति, सबसे ओल्डेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। आप ऐसा समझ लीजिए कि घर के मुखिया को, यानी कि जिसकी उम्र 50 से ऊपर, 60, 70, 80, 90 साल है, 90 साल के बूढ़े को आप 100 रुपये दीजिए, उसके बाद उनसे 100 रुपया मांगिए। उनको अपने लिए सिंगल पेनी नहीं रखनी है, पर आपको 10 ही वापस करेंगे, 90 आपके भविष्य के लिए ही उठा करके रखेंगे। तो दूसरे घर की स्थिति इस समय ये होगी कि जो खर्च करने की आपने प्लानिंग कर ली थी ना, आप उसको भी खर्च करने के बजाय जोड़ लेंगे। कुटुंब को संभाल लेंगे आप अपनी वाणी से, कम्युनिकेशन से, बड़ी समझदारी से कुटुंब को संभालेंगे, वाणी को संभालेंगे।
खान पान का विशेष ख्याल रखेंगे क्योंकि चारों दृष्टियां यहाँ पर शनि की, सूर्य की, बुध की और मंगल की 2 अप्रैल तक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी। वो कहते थे कि ग्रह की स्थिति यानी ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वहाँ 10% फल देता है और जहाँ देखता है वहाँ 90% फल देता है। दृष्टियां इतनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हाउस पर सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि एक साथ, बुधादित्य दृष्टि, सूर्य और मंगल की दृष्टि, 2 अग्नि ग्रहों की दृष्टि, थोड़ा सा वाणी में तीखापन तो होगा, कहीं कहीं आप फट भी पड़ेंगे जहां जरूरत है। वाणी सूर्य और मंगल से प्रभावित जब होगी तो क्या होगा? आग्नेय वाणी, फायर इन योर स्पीच, जले हुए शब्द तीर, और साथ में शनि, शनि कठोर, तो आप कुछ कठोर शब्दों का भी प्रयोग करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। आप इस समय क्या करेंगे? बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। जहां नम्रता की जरूरत होगी वहां बेहद विनम्र हो जाएंगे और जहां कड़क शब्दों की जरूरत होगी वहां कड़क शब्दों को बोलने से भी नहीं चूकेंगे। तो दोनों का एक सम्मिश्रण होगा जिससे कि आप परिवार में एकता को, सामंजस्य को बनाए रखेंगे। बात करें तीसरे घर की तो तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र 19 अप्रैल तक 5वें घर में बैठा है और उसके बाद वो 19 अप्रैल तक 9वें घर में बैठा हुआ है और 19 अप्रैल के बाद दशम भाव में आ जाएगा। 19 अप्रैल तक पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को देखेगा तीसरे घर में। जैसे कि मैंने कहा दृष्टियां इंपॉर्टेंट है। जब शुक्र भाग्य भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा, इसका मतलब क्या है? पराक्रम यानी मेहनत, आप जो भी करेंगे, छोटी यात्राएं आप जो भी करेंगे, कम्युनिकेशन आप जो भी करेंगे, फिजिकल एबिलिटीज का ये घर है, फिजिकल एबिलिटीज से आप जो कुछ करेंगे, ये हॉबीज का घर है, अपनी हॉबीज से जो कुछ आप करेंगे उससे भाग्योदय होगा। शुक्र का भाग्य भाव में होना बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र धन है, संपदा है, प्रेम है, सामंजस्य है, सौंदर्य है, वैभव है, विलासिता है, संतति है, शैया सुख है। तो इतनी सारी चीजें इस समय भाग्य से आपको मिलेंगी। बात करें, अच्छा यहाँ पर तीसरे घर पर राहु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि और बृहस्पति की पंचम दृष्टि, तब जब बृहस्पति पुनर्वसु में है। आपके छोटे बहन भाइयों के जीवन में कोई पुनर्निर्माण, पुनर्वास, रीएस्टेब्लिशमेंट, आपके अपने जीवन में भी पराक्रम में यानी कर्म में यानी मेहनत में यानी जॉब में या बिजनेस में कोई रीएस्टेब्लिशमेंट इस समय हो सकता है जो आपके लिए शुभकारी होगा क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह होने के साथ साथ दैत्य गुरु हैं और शुक्र के पास, अकेले के पास वो दृष्टि है जो मृत संजीवनी दृष्टि कहलाती है, जो मरे हुए को जिंदा कर दे, आपके पराक्रम को जिंदा करेगी, कम्युनिकेशन को जिंदा करेगी, छोटी यात्राओं से होने वाले लाभ को पुनर्जीवित करेगी और इस सब में भाग्य साथ देगा। बात करें चतुर्थ भाव की तो चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल 2 अप्रैल से मीन राशि में है। मंगल जल की राशि में, मंगल अग्नि और मीन राशि जल की राशि, ऊपर से 8वां घर पाताल। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर वो सूर्य के साथ है, राजा के साथ है, वही सेनापति। तो क्या होगा जब राजा और सेनापति किसी मिशन पर गए हों इकट्ठे दोनों, साथ में बुध राजकुमार और शनि, भले ही ना बनती हो पिता से, सूर्य से, लेकिन बेटा तो है सूर्य का, दोनों में अनबन तो रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आखिर पुत्र है उसका, नुकसान नहीं करेगा, हेल्प करेगा। तो इस समय अष्टम भाव जागृत है पूर्णतः। चौथे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठा हो, चौथा भाव माता है, भूमि है, भवन है, वाहन है, सुख है और काल पुरुष का नन्हा सा हृदय है। जब हृदय का स्वामी अष्टम भाव में बैठा होगा तो क्या होगा? पाताल से कुछ निकाल कर लाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन। एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कनेक्ट द डॉट्स एंड यू गेट द रिजल्ट्स। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि मैं क्लासेस लूँ, वो संभव नहीं है, लेकिन अपने हर वीडियो में कुछ क्लूज, कुछ सूत्र ज़रूर देती हूँ, उनको कहीं लिखते रहिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, मेरे पिता का दिया हुआ रिसर्च का जो भी कुछ एनालिसिस है वो उनका दिया हुआ मुझे गिफ्ट है, तो उसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो वो कहते हैं कि जब जब अष्टम में चतुर्थ भाव का स्वामी, जिस भाव का स्वामी जाएगा उस भाव में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। चतुर्थ भाव हृदय, चतुर्थ भाव माता,
चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन, इन सब चीजों से रिलेटेड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लिखिएगा जरूर प्लीज। और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि कहीं संघर्ष चल रहा था इनके जीवन में, माता के जीवन में संघर्ष चल रहा था, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई संघर्ष चल रहा था, और आपके हृदय में कोई संघर्ष चल रहा था। उसका फाइनल सॉल्यूशन निकाल करके लाएगा सेनापति पाताल में से। एक अग्निग्रह का जल में जाना, सेनापति का जल के नीचे छुप जाना, इसका मतलब वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम। आप शांत रह करके इंतजार करेंगे और फिर जल से अचानक निकल करके शत्रु पर वार करेंगे। ये है मंगल का अष्टम में अर्थ। हालांकि पाराशर ऋषि कहते हैं सूर्य चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, पर मैं ऐसा नहीं मानती। आज तक मैंने लाखों हॉरोस्कोप देखी हैं, एक भी हॉरोस्कोप आज तक ऐसी नहीं निकली जिसमें सूर्य अष्टम में हो और पिता को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पिता के स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा नहीं है, पिता के साथ रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा नहीं है। भाइयों के साथ भी थोड़ा सा संभल करके व्यवहार करें। बाकी यहाँ पर क्योंकि शनि और सूर्य है तो पिता पुत्र का संघर्ष बट नेचुरल है और बहुत डेप्थ में पुराने मसलों को लेकर के, क्योंकि अष्टम भाव पितरों को दिखाता है। दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी, तुम्हारे पिताजी ने ये किया था, तुम्हारे दादाजी ने ये किया था, तुम्हारे परदादाजी ने ये किया था, फलाना फलाना, वो सब जनरेशंस की बात है। ये अष्टम भाव डीएनए है। और देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि डीएनए सिर्फ बॉडी का नहीं होता है, डीएनए सोल का भी है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है ना, ये सिर्फ बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, ये हार्ट का भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है और साथ साथ सोल का भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। शुक्र की संजीवनी दृष्टि आ जाएगी 19 तारीख के बाद चतुर्थ भाव पर। पुनर्जीवन किसका? हृदय का। हृदय पुनर्जीवित हो उठेगा। आप कोई फाइनल डिसीजन आर या पार ले लेंगे, इधर या उधर कर देंगे कुछ, और उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि हृदय के पास पछताने के लिए कुछ बचेगा नहीं। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते हैं सिंह वाले, बड़े साहसिक कदम उठाते हैं सिंह वाले, क्योंकि राजा है। और एक बार कदम उठा लिया तो उठा लिया, फिर पीछे मुड़ करके देखते नहीं है आराम से। तो इस समय वही होगा। संघर्ष के बाद विजय दिखा रहा है 19 अप्रैल से शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, क्योंकि चतुर्थ भाव हृदय है। माता की विजय, आपके हृदय की विजय, ऐसा कुछ दिखा रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। बात करें पंचम भाव की तो धनु राशि है, जिसका स्वामी बृहस्पति मार्गी उदित अतिचारी पुनर्वसु में 11वें भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन। क्यों है? क्योंकि मैंने सूत्र शुरू में बतला दिया कि जब कोई ग्रह कहीं और बैठ के पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देखता है, तो ऐसा मान लीजिए एक लड़का विदेश पैसा कमाने गया, 10 रुपया अपने पास रखा और 90 रुपया अपने घर भेजा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी ग्रह की दृष्टि जब वो अपने राशि को या अपने घर को देख रहा होता है। पंचम भाव का कारक है बृहस्पति, और यहाँ पर राशि कौन सी बैठी है? धनु। तो अपनी ही राशि को देख रहा है। पंचम के कारक क्या है? विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग और पूर्व जन्म और जीवन का पूर्ण उत्थान। आपके प्रेम प्रसंगों में पुनर्जीवन आएगा। आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 अच्छा समय है। आप इस समय कितना दौड़ सकते हैं दौड़िए, जितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जितना दम है लगाइए इस समय। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि, वो भी तब जब मार्गी हो चुका है। आप विदेश पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई एजुकेशन चाहते हैं, हायर एजुकेशन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं इस समय हो जाएगा। उसके अलावा पूर्व जन्म के पुण्य समय साथ देंगे। किसी बड़ी प्रॉब्लम से निकालेंगे आपको, बहुत बड़े संकट से। जीवन के पूर्ण उत्थान की तरफ एक कोई बहुत बड़ा कदम आप इस समय उठाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति की 7th दृष्टि, जैसे कि आपको मैंने बताया, शनि की 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि। हाँ, इन सब कामों के होने में शुरू में थोड़ी हर्डल्स जरूर आएंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा और उनसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ छोटी मोटी हर्डल्स होंगी, कोई बहुत बड़ा फर्क उनसे पड़ेगा नहीं। बात करें छठे भाव की, हम मकर राशि है, जिसका स्वामी शनि 8वें भाव में बैठा, विपरीत राजयोग। जब 6, 8 और 12 में से किसी एक का स्वामी किसी दूसरे जगह बैठा हो, यानी कि एक दू स्थान यानी बुरे स्थान का स्वामी बुरे स्थान में बैठा हो, तो ये विपरीत राजयोग है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु। इस समय रोग, ऋण और शत्रु का जबरदस्त नाश करेंगे शनि अष्टम भाव में बैठ करके। ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए।
जो लोग भी आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, आपके शत्रु कहीं भी हो, वर्क प्लेस पर हो, घर में हो, पड़ोस में हो, जहाँ भी कहीं, भयंकर शत्रु नाश, बहुत प्रबल शत्रुहंता योग है। किसी बहुत पुरानी बीमारी का नाश होगा और ऋण का नाश होगा। अगर आपने कोई कर्जा ले रखा था, आप उसे आराम से उतार पाएंगे। एक सबसे अच्छी बात क्या है, छठे भाव पर कोई दृष्टि नहीं है इस समय, इसलिए शनि इंडिपेंडेंट खेल पाएंगे। जो करना चाहते हैं उसमें कोई व्यवधान, कोई सलाह नहीं, ना अच्छी ना बुरी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगी आपकी इस समय शत्रुओं को खत्म करने में। देखिए, एक और घर ये कह रहे, मेरे पिता कहते थे, जब कोई एक घर एक चीज दिखा रहा है ना, तो ध्यान से देखो, दूसरा घर भी वही दिखा रहा होगा, और आपका छठा घर वही दिखा रहा है जो कि बाकी घर दिखा रहे हैं। बात करें सातवें घर की, तो राहु शतभिषा में अपने ही नक्षत्र में, साथ में बुध 10 अप्रैल तक। सातवां घर हमारा वैवाहिक जीवन, बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप। राहु का यहाँ होना बहुत 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 कुछ देके जाएगा। कारण राहु यहाँ कुंभ राशि में है, अपनी राशि में बहुत प्रबल स्थिति में बैठा है, और अपने ही नक्षत्र में है, शतभिषा में, 1 अगस्त तक। साथ में बुध, बुध को राहु का महावत कहा जाता है। तो राहु तो अमर्यादित सोच, राहु की तो कोई लिमिट्स नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, ना वो कानून को माने, ना मर्यादा को माने, ना किसी नियम को माने। उसका तो ये मानना है कि सक्सेस इज व्हाट मैटर्स, हाउ यू गेट इट डजंट मैटर। सफलता कैसे मिली वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सफलता मिलनी चाहिए। सही रास्ता, गलत रास्ता, खराब रास्ता, टेढ़ा रास्ता, छोटा रास्ता, रिश्वत दे के करो, छल से करो, कैसे भी करो, काम हो जाना चाहिए। लेकिन जब बुध साथ होगा तो कंट्रोल करेगा, वो कहेगा नहीं भाई, बुद्धि किस लिए है, बुद्धि इसलिए कि इसको संभालो। तो 10 तारीख तक राहु पर बुध का कंट्रोल रहेगा। उसके बाद अच्छी बात इस समय यह है कि राहु और बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन रहा है। आपके 5वें घर में बन रहा है, आपके 7वें घर में बन रहा है, और कहाँ है बृहस्पति की दृष्टि, हाँ, तीसरे घर पर। इन 3 घरों में बृहस्पति देख रहे हैं। तो राहु पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो राहु के क्रियाकलापों को बहुत हद तक बृहस्पति संभालेंगे, ये एक अच्छी बात है। तो आपकी जो अति ऊंची उड़ान, अति उत्तेजना, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स या फिर फेक फियर्स, उनको बृहस्पति संभाल लेंगे। तो ये समय ऐसा है जब आपको वैवाहिक जीवन में बहुत उत्थान मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आप अननेसेसरी एक दूसरे पर शक करना, अननेसेसरली दिल को ताड़ बनाना, उस स्थिति से बचिएगा। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो यहाँ ये बहुत रिच है। शनि उत्तर भाद्रपद में अपने ही नक्षत्र में, जिसके स्वामी अहिर बुधन्य हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक शनि यानी शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। बुध 10 अप्रैल से अपनी नीच राशि में है, लेकिन सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। मंगल 2 अप्रैल से मार्गी और उदित। 4 ग्रह पाताल लोक में, अष्टम भाव में। अष्टम भाव रहस्य, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, अष्टम भाव रिसर्च। इतनी सारी रिसर्च करने में एक साथ लग गए हैं, क्या राजा, क्या सेनापति, क्या राजकुमार और क्या वृद्ध, सब कुछ ढूंढने में लगे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ तो बहुत बड़ा पाएंगे आप, कुछ ऐसा जो जीवन को बदल कर रख देगा। और मैंने कहा ये पूर्वजों का घर है, पितरों का घर है अष्टम भाव, तो पितृ कृपा से कुछ बहुत अच्छा होगा। वैसे भी केतु इस समय मघा में है, आपके लग्न के स्वामी, और मघा के जो देवता हैं वो पितृ ही तो हैं। तो इस समय कुछ पितृ कृपा से विशेष मिलेगा। जो लोग रिसर्च में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। राजाओं के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, हेड ऑफ नेशंस के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, हेड ऑफ फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नो इट्स नॉट। घर के जो बुजुर्ग हैं, पिता विशेष रूप से, पिता के साथ संबंध के लिए, पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है, पिता के साथ किसी तरह की कोई, या पिता के स्वास्थ्य को कोई हानि हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा संभालिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। बात करें आपके नवम भाव की, तो यहाँ शुक्र 19 अप्रैल से आ जाएंगे और सूर्य 14 अप्रैल, सॉरी, शुक्र 19 अप्रैल तक है और सूर्य 14 अप्रैल से होंगे। सूर्य और शुक्र की आपस में कुछ बनती नहीं है। सूर्य राजा, शुक्र प्रेम। ताकत की और प्रेम की कब बनी है? प्रेम को ताकत थोड़ी चाहिए, उसको तो सहजता से जो मिल जाए, जो जो प्रेम के बदले प्रेम दे, जो सम्मान दे। सूर्य तो राजा है, उसके पास तो बहुत सारा ईगो है। तो सूर्य और शुक्र की इसलिए आपस में बनती नहीं है। तो 14 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के बीच थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि भाग्य में चीजों में डिले हो जाए,
जो कुछ आपको मिलने वाला है वो थोड़ा रुक करके, थोड़ा टसल होकर के, थोड़ी सी हर्डल्स आकर के मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र का होना एक वरदान है। वैसे भी सूर्य भी यहाँ उच्च के हैं मेष में, तो देखिए ये भी जाएँगे, पर बात ये हो जाएगा, सूर्य कहेंगे मैंने दिया, शुक्र कहेंगे मैंने दिया। अब आपको मिलने से मतलब है, सूर्य दे या शुक्र दे। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में शुक्र आ जाएँगे 19 तारीख से अपनी ही राशि में। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। कर्म स्थान है ये, पिता है ये, गवर्नमेंट है ये, बॉस है ये घर। तो बॉस से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, पिता से लाभ, कर्म स्थान पर लाभ। मार्गी हैं, उदित हैं और पूरा महीना अपनी ही राशि में रहेंगे 19 तारीख के बाद शुक्र। ब्यूटीफुल सिचुएशन, कोई बहुत बड़ी छलांग वर्क प्लेस पर। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, करेंगे तो जो पहले कर रहे थे उससे बेटर मिलेगा। कोई आपके प्रोजेक्ट्स थे पाइपलाइन में जो नहीं पूरे हो रहे थे, इस समय गवर्नमेंट का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट, फादर का सपोर्ट मिलेगा और वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ शनि की तीसरी क्रूर दृष्टि भी है। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा तो ही आपके काम होंगे। आलस करके, डिले करके आज का काम कल कर लेंगे, नहीं होगा। बात करें 11वें भाव की। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। बृहस्पति मार्गी, उदित, अतिचारी, पुनर्वसु में। हालांकि शत्रु राशि में है, लेकिन 11वें घर में कारक है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, वजन में सबसे ज्यादा। जिस जगह बैठते हैं उसको भारी कर देते हैं, उसे वजनी कर देते हैं। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति है। कोई बहुत बड़ा लाभ और कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति इस समय में आपकी होगी। राहु की पंचम दृष्टि है, अचानक कोई शुभ घटना, कोई शुभ परिणाम, कुछ ऐसा जो आपको लग रहा था ये तो हो नहीं पाएगा और वो अचानक हो जाएगा। बात करें 12वें घर की, तो कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा चलायमान है और इस पर कोई दृष्टि नहीं है। 12वां घर विदेश है, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोग हैं, जेल है, कोर्ट कचहरी है, अस्पताल है। यहां से आपको पूर्ण लाभ होगा। मन आपका इन चीज़ों में लगेगा, आपको कोई डोनेशंस करेंगे और उसका आपको पूर्ण फायदा होगा। ये मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। हनुमान चालीसा जरूर कीजिए, सूर्य को जल जरूर दीजिए, 2 चीजें तो हर हालत में कीजिए। केतु जब तक प्रथम भाव में है तब तक कुत्ते को रोटी दीजिए, चींटियों को चीनी और आटा मिला करके दीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका कल्याण होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत रिसर्च करने के बाद कोई भी वीडियोस बनाती हूँ। वो सही है गलत है, मेरी प्रेडिक्शंस कितनी एक्यूरेट कितनी नहीं ये तो आप जाने, मुझे नहीं पता है। हम तो सिर्फ जो फॉर्मूलाज हमारे ऋषियों ने दिए हैं उनको अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से गोचर पर लगाते हैं और वो रिजल्ट्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आपके कमेंट्स मुझे ये जानने में मदद करते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस जो थी वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। हमें इसकी स्टडी करने में, चार्ट्स बनाने में, वीडियो बनाने में, शूट करने में, उसको प्लेस करने में घंटों लगते हैं। आपको एक कमेंट लिखने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरी तारीफ कीजिए, बिल्कुल नहीं। झूठी तारीफ तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपको सचमुच में वीडियो जैसा लगा है, सचमुच में जैसा लगा वैसा बताइए। आई एम ओपन टू माई क्रिटिसिज्म। अगर कहीं कोई गलती है तो मैं उसको सुधारने की अवश्य कोशिश करूंगी। कारण यह है कि मेरे पिता कहते थे कि ज्ञान जब तक आप सीखना चाहते हैं, जब तक आप अपने आप को इस बात के लिए ओपन रख सकते हैं कि मैं और सीख सकता हूँ, सिर्फ आप उसी दिन तक सीखते हैं। जिस दिन आपको लगता है मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, उस दिन समझ लीजिए कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो मैं अपने आप को पूर्ण ज्ञानी कभी मानती नहीं हूँ, ना ही कभी मानूंगी, क्योंकि ज्योतिष इतना विशाल विषय है कि इसको जानने के लिए, समझने के लिए एक जन्म तो क्या कई जन्म भी कम हैं। तो हम सभी रिसर्चर्स हैं, रिसर्च करते हैं। आपकी हर एक हॉरोस्कोप हमारे लिए रिसर्च पेपर ही है। तो जो भी लगा, जैसा भी लगा, लिखिए ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।